गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं वायुमंडलीय परिसंचरण के बारे में, यानी कौन कौन सी हवाएं कहाँ कहाँ पर चलती हैं। पूरे पृथ्वी की हवाओं के बारे में आज जान जाओगे तुम। ठीक है, तो बात करते हैं हवाओं की। तो सबसे पहले बात करते हैं वायुमंडलीय परिसंचरण की। तो वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है? वायुमंडल में वायु के चक्रीय प्रवाह का संबंध किससे है? वायुमंडलीय परिसंचरण से है, यानी वायु का चक्रीय प्रवाह। ठीक है, वायुमंडल का क्या होता है? चक्रीय प्रवाह। ऐसे ये हमारा वायु जो है घूम घूम के ऐसे चलती है, तो वायुमंडल का ऐसे वायु का चक्रीय प्रवाह जो वायुमंडल में होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडलीय परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय परिसंचरण में दो चीज़ें होती, एक तो होती पवन, एक होती वायु तरंग। वैसे तो हम लोग आमतौर पर पवन वायु तरंग को एक ही शब्द यानी सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर होता है। जो वायु का क्षैतिज प्रवाह होता है उसे हम पवन कहते हैं, जबकि जो ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है, हॉरिजॉन्टल प्रवाह होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। जो क्षैतिज प्रवाह होता है उसे हम पवन कहते हैं, जबकि जो ऊर्ध्वाधर प्रवाह होता है वो हमारी वायु तरंग कहलाती है। ठीक है, पृथ्वी की सतह, अगर पृथ्वी की सतह की बात करो तो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर विभिन्न ऊष्मण है। जैसे हम आपको बताए थे कि हमारा ये जो 0 डिग्री है हमारा यहाँ पर, और 90 डिग्री है, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है भूमध्य रेखा का बहुत अधिक है। ठीक है, जबकि ये हमारे ध्रुव क्या हैं? ठंडे पड़े हैं एकदम। तो टेम्परेचर जो है पृथ्वी का अलग अलग जगह पर अलग अलग है। इससे क्या होता है कि वायु दाब में परिवर्तन हो जाता है। जहाँ टेम्परेचर अधिक होता है, आपको बताए थे टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर हमारा क्या होगा? कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम होगा तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल स्टेज में टेम्परेचर और प्रेशर ऐसे इन्वर्स काम करते हैं, व्युत्क्रमानुपाती के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, तो वायु दाब में परिवर्तन जब हमारा होता है, वायु दाब में परिवर्तन होता है तो वायु दाब प्रवणता बल उत्पन्न हो जाता है। वायु दाब में परिवर्तन होता है क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग टेम्परेचर है, अलग अलग टेम्परेचर है, तो यहाँ पर क्या होगा कि वायु दाब में परिवर्तन होगा। वायु दाब में परिवर्तन होगा और परिवर्तन होने का कारण क्या होगा? वायु दाब प्रवणता बल, और वायु दाब प्रवणता बल के कारण ही वायु में गति होती है। ठीक है, जैसे हवा क्या करती है? वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, और हाई प्रेशर बनता कहाँ है? जहाँ ठंडी होती है, यानी जहाँ टेम्परेचर कम होता है। जहाँ गर्मी होती है वहाँ बन चलता है लो प्रेशर, यानी ठंडी के साइड से गर्म साइड में हवा चलेगी। नॉर्मल कंडीशन की बात हम ये कर रहे हैं। ठीक है, वायु में गति, यानी वायु में गति को निर्धारित करने वाला एक कारक हमें क्या मिला? यहाँ पर एक कारक हमें मिला वायु दाब में परिवर्तन, यानी वायु दाब प्रवणता बल। दाब प्रवणता बल वायु की गति का सीधा संबंध होता है, यानी दाब प्रवणता बल जितना अधिक होगा वायु की गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, वायु दाब प्रवणता बल जो हमारा है वायु की गति से सीधा संबंध रखता है। समदाब क्षेत्र में, यानी जहाँ पर दाब में चेंजेस नहीं होंगे, समदाब है यानी सबका दाब बराबर होगा। सबका दाब बराबर होगा यानी दाब प्रवणता बल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दाब प्रवणता बल होता क्या है? दाब में परिवर्तन, और दाब में परिवर्तन जब यहाँ हो ही नहीं रहा, समदाब रेखा है, तो यहाँ पर दाब प्रवणता बल हो जाएगा 0, और जहाँ पर दाब प्रवणता बल 0 हो जाएगा वहाँ वायु में कोई भी गति नहीं होगी। वायु में गति नहीं होगी। दाब प्रवणता बल वायु में गति के साथ साथ में दिशा को भी निर्धारित करता है। यानी दाब प्रवणता बल से वायु की सिर्फ गति नहीं निर्धारित होती है कि अगर वायु दाब प्रवणता बल बढ़ा तो गति बढ़ी, दाब प्रवणता बल घटा तो गति घटी। इसके साथ में दूसरी चीज़ एक और निर्धारित करता है, कौन सी? दिशा। दिशा को निर्धारित करता है। दिशा को निर्धारित करने में यानी कैसे निर्धारण करता है कि दाब प्रवणता बल जिधर हमारा जो है उच्च वायु दाब होता है, ठीक है, और निम्न वायु दाब होता है। जहाँ उच्च वायु दाब होगा वहाँ दाब प्रवणता बल अधिक होगा, जहाँ निम्न वायु दाब होगा वहाँ दाब प्रवणता बल क्या होगा? कम होगा। तो हमेशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर हवा चलती है। ठीक है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर में हवा चलती है। हवा का प्रवाह होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर में, तो वायु की दिशा को भी निर्धारित करता है दाब प्रवणता बल। लेकिन यदि दाब प्रवणता बल को वायु की दिशा को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक होता, ठीक है, यानी दाब प्रवणता बल के कारण ही सिर्फ अगर वायु में जो है दिशा होती तो हमारी वायु कैसे दिखती है आपको? जहां हमारा दाब में परिवर्तन हो रहा है, यानी हमारा जो 0 डिग्री है ये हमारा लो प्रेशर, ठीक है, 30 डिग्री हमारा हाई प्रेशर, 60 डिग्री हमारा फिर लो प्रेशर, 90 डिग्री हमारा क्या था? हाई प्रेशर। ये सारे आपको हम पढ़ा चुके हैं पिछली क्लास में। अगर आप पिछली क्लास नहीं पढ़े हैं तो आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप जाके बैक क्लास को देख के आइए। ठीक है, तो ये हमारा लो प्रेशर 0 डिग्री बनाता था, 30 डिग्री हाई प्रेशर, 60 डिग्री लो प्रेशर और 90 डिग्री हाई प्रेशर बनाता है। ठीक है, अब हवा तो चल रही है हाई टू लो, यानी इधर से इधर हवाएं चल जाएगी, तो हवा ऐसे चलनी चाहिए सीधे सीधे।
ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसकी दिशा में कुछ ना कुछ और चेंजेस आते हैं, समानांतर नहीं चलती हैं वायु। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि वायु की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होती और समदाब रेखाएं जहाँ होती वहाँ वायु की दिशा समांतर होती। ठीक है, चेंज नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वायु दिशा में और भी कारण कार्य करते हैं, इसका मतलब है। तो पृथ्वी का घूर्णन हमारा जो है इसमें काम आता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक बल उत्पन्न होता है जिसे हम लोग कहते हैं कोरियोलिस बल। ठीक है, कोरियोलस फोर्स जो हमारा है ये वायु की गति के समानुपाती होता है और साइन थीटा के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी वायु की गति अगर बढ़ेगी तो कोरियोलस बल का प्रभाव क्या होगा, बढ़ जाएगा। वायु की गति अगर घटेगी तो कोरियोलस बल का प्रभाव क्या होगा, घट जाएगा। कोरियोलस बल वायु की गति पर प्रभाव नहीं डालता है, वायु की गति कोरियोलस बल पर प्रभाव डालती है। ध्यान रखना, वायु की गति कोरियोलस बल पर प्रभाव डालती है। वायु की गति अगर बढ़ी है तो वहां पर कोरियोलस बल जो है बढ़ जाएगा। हालांकि कोरियोलस बल घटने बढ़ने से वायु की गति पे परिवर्तन नहीं होंगे, वायु की गति से कोरियोलस बल में परिवर्तन होंगे। यानी कोरियोलस बल जो है एक प्रकार का डिफ्लेक्टिव फोर्स है, विक्षेपक बल है, जो वायु की गति को प्रभावित नहीं करता लेकिन दिशा को प्रभावित करता है। दिशा को प्रभावित करने के लिए उत्तरी गोलार्ध में, यानी जो हमारा ये गोला होता है, ये हमारा पूरा गोला है, ये हमारा जो है सेंटर यानी 0 डिग्री, तो ये ऊपर वाला हमारा क्या है, नॉर्थ गोलार्ध है, नॉर्थ हेमिस्फीयर है। ये हमारा क्या है, साउथ हेमिस्फीयर है, साउथ गोलार्ध है। ठीक है, तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध नीचे वाला, ऊपर वाला हमारा उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में हमारा क्लॉकवाइज ये मुड़ जाती है। ठीक है, क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे, तो ये हमारी इधर की ओर मुड़ जाएगी। और नॉर्थ गोलार्ध में हमारा क्या होगा, ये हमारा मुड़ जाएगी किधर की ओर, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, प्रति जो हमारा घड़ी की दिशा होती है, घड़ी हमारी कैसे मूव करती है, ये हमारी ऐसे होती है, सुई हमारी ऐसे चलती है, देखो ऐसे होती, फिर ऐसे होती, फिर ऐसे होती। ठीक, तो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और यहाँ पर क्लॉकवाइज चलेगा। ठीक है, कोरियोलस बल की अगर बात करें, हम कोरियोलस बल की बात करें तो साइन थीटा के समानुपाती होता, हमने आपको बात बताई है। साइन थीटा आप लोग पढ़े होंगे, अगर जो थोड़ा सा मैथ पढ़े होंगे उनको बता दें कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। वहीं साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान हमारा जो होता है, आप लोग ये वाला फार्मूला अगर पढ़े हो, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 करके सबका अंडर रूट निकाल दीजिए। हमारा साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, 90 ऐसे सबका मान आ जाता था। ठीक है, तो ऐसे जो है साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स टेक्नोमेंट्री पढ़े हैं आज उनको हम टेक्नोमेंट्री का यूज़ बता रहे हैं। जो लोग जोक डालते रहते हैं ना कि हाँ टेक्नोमेंट्री पढ़ लिए कोई फ़ायदा नहीं, आज हम बताते क्या फ़ायदा है। कोरियोलस बल जो हमारा होता है वो टेक्नोमेंट्री पे काम करता है, साइन थीटा पे काम करता है। जहाँ साइन 0 का मान 0 होता है, यानी हम क्या बताएं हैं आपको, हमारा ये जो है गोला है, गोला के सेंटर में जो हमारा यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर क्या है 30 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर 60 डिग्री अक्षांश है, यहाँ पर 90 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, तो जहाँ पर 0 डिग्री अक्षांश है यानी साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पर कोरियोलस बल का प्रभाव क्या होगा, शून्य होगा। हमने कहा जितना ज़्यादा साइन थीटा उतना ज़्यादा कोरियोलस बल, तो साइन 0 का मान 0 तो कोरियोलस बल का प्रभाव 0। तो भूमध्य रेखा पर कोरियोलस बल का प्रभाव नहीं होता है, जो हमारी ये भूमध्य रेखा है, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री में साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पर कोरियोलस बल का प्रभाव नहीं होगा। ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री पर हमारा जो है 1/2 होता है, यानी यहाँ पर प्रभाव जो है अधिक होगा। ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, जितना ध्रुवों से दूर जाएंगे उतना जो है यहाँ पर क्या होगा, विषुवत रेखा से दूर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कोरियोलस बल का प्रभाव क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपके कोरियोलस बल प्रभाव के कारण क्या होता है कि आपकी जो हवा है वो ऐसे सीधे ना आकर क्या होती है, मुड़ जाती है ऐसे। ठीक है, कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। भूमंडलीय पवनों की अगर बात करें, भूमंडलीय पवनें हमारी किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध, सारी हवाएं उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलती हैं। वर्ष भर एक निश्चित दिशा में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवन कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर उच्च वायुदाब कटिबंध से निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली निश्चित दिशा में पवन जो हमारी होती है उसे क्या कहते हैं, भूमंडलीय पवन कहते हैं। देखो भूमंडलीय पवन हमारी ये हैं। ठीक है, पहले आप दिशा जो आपकी रीजनिंग नहीं पढ़े वो जान लें। ये हमारा जो है नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा ईस्ट होता है, तो हमारा ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ये हमारा साउथ वेस्ट, हमारा साउथ ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, दिशा ज्ञान ये हो गया। तो प्लेनेटरी विंड यानी भूमंडलीय पवनें किन्हें कहते हैं, आप ध्यान से इनको देखिए जरा। ये हमारा आपको एक गोला दिख रहा है,
ठीक है। इस पे हमने अभी तक जितनी चीज़ें आपको बताई थी वो सारी समझ में आ रही होंगी। देखो ये हमारा गोला है, ये हमारा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री है, उसके बाद हमारा क्या है 30 डिग्री है, उसके बाद हमारा 60 डिग्री, उसके बाद हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ की बात हो रही है। नॉर्थ में हम अब तुमको क्या बताए थे कि नॉर्थ में जो हमारा होगा वो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है क्लॉकवाइज। क्लॉक हमारी अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो कुछ ऐसे मुड़ी होती है और नीचे से ऊपर देखोगे तो कुछ ऐसे सुई चलती है उसकी। ठीक है, सुई ऐसे चलती हैं। तो यहाँ पर आपको जो दिख रही हैं ये हमारी जो है पवनें हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर का हमारा क्या है उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण सबसे पहले देखो हमने तुमको बताया था 0 डिग्री पर लो प्रेशर होता है क्योंकि टेम्परेचर यहाँ बहुत अधिक होता है। 30 डिग्री पर हाई प्रेशर, 60 डिग्री पर लो प्रेशर और यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है इसलिए हाई प्रेशर, ये दोनों जगह होगा। ठीक है, यही 60 डिग्री पर यहाँ भी लो प्रेशर, 30 डिग्री पर यहाँ भी हाई प्रेशर। तो ऐसे जो है ये काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्यों, कहाँ पर लो प्रेशर कहाँ पर हाई प्रेशर होता है पिछले वीडियो में हमने बताई है, आप जाके उसको देखिए आपको पूरा समझ में आएगा तब इसके पहले वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए जब ये पवन हमारी जो है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है किधर की ओर, नीचे की ओर, यानी कैसे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगी। तो आपको बताएं कि 90 डिग्री और ये हमारा क्या है 60 डिग्री। 60 डिग्री में हमारा है लो प्रेशर, यहाँ हमारा 90 पर हाई प्रेशर। यहाँ समझ में आपको नहीं आ रहा तो आप यहाँ समझिए। देखो ये हमारा क्या है हाई प्रेशर 90 डिग्री पर, ये हमारा 60 पर लो। तो हाई टू लो हवा चलती तो ऐसे सीधे आना चाहिए था, लेकिन कोरियोलिस बल का प्रभाव है। कोरियोलिस बल का प्रभाव जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज है तो इसीलिए हमारी ये मुड़ जाएगी इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट से, यानी ऐसे चल रही है। ये हमारा इधर हमने बताया था नॉर्थ ईस्ट है, इधर हमारा क्या है साउथ वेस्ट है। तो हमारे जो है मुड़ जा रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर ये दिशा हवा चलती है हमेशा 90 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में। ठीक है, तो इस पवन को हम कहते हैं पोलर स्टेरलीज यानी ध्रुवीय पूर्वी पवनें कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसके बीच में चलने वाली हवाओं को, ध्रुवीय पूर्वी पवनें। अगर पूरी पृथ्वी तुम देखोगे तो इस पृथ्वी के सबसे ऊपर वाले भाग में हमारा 90 डिग्री है, यहाँ से हवाएं सब हमेशा ऐसे चलती ही हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इस हवा को ध्रुवीय पूर्वी पवन कहते हैं। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन ही हट गया। अब हमारा ये है 30 डिग्री, ये हमारा क्या है 60 डिग्री। ठीक है, नॉर्थ की बात हो रही है। अब यहाँ हमारा 60 डिग्री पर क्या बन रहा था, लो प्रेशर बन रहा था और 30 डिग्री पर फिर हमारा क्या बन रहा है, हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी, इधर चलेगी तो हमारा एक क्लॉकवाइज मुड़ेगी, क्लॉकवाइज मुड़ेगी तो यानी इधर की ओर मुड़ जाएगी। जब क्लॉकवाइज इधर की ओर मुड़ जा रही है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ जाएगी। साउथ वेस्ट से ऐसे चल रही है, ये हमारा साउथ वेस्ट है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ के चल रही है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, पछुआ पवनें कहते हैं। पछुआ पवनें क्यों, क्योंकि ये पश्चिम की ओर से चल रही हैं। ठीक है, जिधर से विंडवार्ड साइड, जो जिधर से हवा चलती है उसके नाम पर नाम दिया गया है। ये हमारा क्या है नॉर्थ ईस्ट, यानी ईस्ट से जा रही है वेस्ट की ओर तो क्या है नॉर्थ ईस्ट, इसका ईस्टर्ली नाम है। जबकि पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है तो इसका नाम है पछुआ पवन। जब हम लोग कहते हैं ना पछुआ चल रहा है, तो पछुआ मतलब वो पश्चिम से आ रही होती है, पूर्व की ओर जा रही होती है, इसलिए वो पछुआ है। जब कहते हैं पूर्वैया चल रही तो पूर्वैया यानी पूर्व से वो पवन आ रही है और पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अक्सर हमें लगता है कि पछुआ यानी पश्चिम की ओर हवा जाए, तो पछुआ ऐसा नहीं होता। पश्चिम से आए और पूर्व की ओर जाए तो हमारा क्या है, वो पछुआ पवन है। ठीक, वहीं फिर हमारा जो है 30 डिग्री पर हाई प्रेशर है, 0 डिग्री पर हमारा लो प्रेशर है। हवा चलेगी हाई टू लो और हमारा क्लॉकवाइज जो है ये मुड़ जाएगी दोबारा, तो ये फिर हमारे नॉर्थ ईस्ट से हो जाएगी और ये हमारे इसे बोलते हैं व्यापारिक पवन। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा जो हमारा 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में चल रही है वो व्यापारिक पवन है, 30 से 60 के बीच में पछुआ है, 60 से 90 के बीच में हमारा पोलर स्टेरलीज यानी ध्रुवीय पूर्वी पवन है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है 0 डिग्री के बाद की अगर बात करोगे तो ये हमारा जो है ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जा रहा है। ठीक है, ये हमारा क्लॉकवाइज मुड़ रहा था, हमारा एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जा रहा है। बाकी जो है हमारा वही हाई टू लो चलेगी। आप अगर अपने मैप में बनाएंगे एक दो बार तो आपको याद हो जाएगा। आप इसका फोटो खींच लो, बनाओ, 2-4 बार सीखो। ठीक है, कौन हवा कहाँ से कैसे चलती है ध्यान रखो। ये हमारी सबसे ऊपर ध्रुवीय पूर्वी पवन, उसके बाद पछुआ पवन, ये हमारी व्यापारिक पवन, उसके बाद फिर व्यापारिक पवन, फिर पछुआ पवन और फिर हमारी ध्रुवीय पूर्वी पवन। ऐसे हमारी जो है ये 3 प्रकार की हवाएं यहाँ आपको देखने को मिल जा रही हैं। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल डेज की बात थी। ठीक है, लेकिन हम लोग नॉर्मल कंडीशन में तो जिंदा नहीं रहते हैं। सूर्य की आपको बताया थे कि 0 डिग्री पर हमारा जो है लो प्रेशर बनता है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत अधिक होता है। और टेम्परेचर यहाँ पर बहुत अधिक होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। लेकिन सूर्य की सीधी किरण का आपको बताया था कि उत्तरायण और दक्षिणायन होता है।
ठीक है, ये उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर शिफ्ट होती रहती हैं। तो जब सूर्य की सीधी किरण का उत्तरायण और दक्षिणायन होगा तो तापीय विषुवत रेखा के भी उत्तरायण दक्षिणायन होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा किसी और जगह का जाके। तो विषुवत रेखी निम्न वायुदाब यानी लो प्रेशर का भी उत्तरायण और दक्षिणायन होगा। तो ITCZ यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन का भी उत्तरायण दक्षिणायन होगा। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन हमारा क्या है, जहाँ पर ये आके मिल रही, यानी हमारा जो है ये आपको जो दिख रहा है ये हमारा क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, जहाँ पर जो है ये हमारी व्यापारिक पवन में आके टकरा रही है इसे। ठीक है, हमारा क्या है, इंटर ट्रॉपिकल ITCZ जोन है। अब ITCZ जोन में जब उत्तरायण दक्षिणायन होता है तो पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुकाव परिक्रमण के कारण सूर्य के लंबवत किरण का उत्तरायण दक्षिणायन होता है। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव होता है। ठीक है, आपको बताया था कि पृथ्वी जो है हमारी ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। ठीक है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव है। ठीक है, उसके बाद ये परिक्रमण भी करती है, किसका, सूर्य का परिक्रमण करती है। हमारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, ऐसे यहाँ फिर आती, यहाँ फिर आती, यहाँ ऐसे सूर्य का चक्कर लगाती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, सूर्य की लंबवत किरण का उत्तरायण दक्षिणायन होता रहता है। वहीं तापीय विषुवत रेखा के साथ में अगर बात करोगे, तापीय विषुवत रेखा के साथ विषुवत रेखी निम्न वायुदाब यानी वही ITCZ का भी उत्तरायण दक्षिणायन हो जाएगा। और ऐसे में जब उत्तरायण होता है, उत्तरायण हमारा कब होता है, 21 मार्च से 21 जून के बीच में होता है, जब हमारा जो है ये हमारा जो है ये कर्क रेखा यहाँ पर 22.5-23 डिग्री पर, ये हमारी विषुवत मतलब क्या बोलते हैं, मकर रेखा है। तो यानी यहाँ से जो है सूर्य की सीधी किरण उठ के यहाँ जाती तो ये उत्तरायण है, यहाँ से यहाँ आती तो ये दक्षिणायन है। ठीक है, 21 मार्च से 21 जून तक ये यहाँ जाती है, उसके बाद 21 जून से फिर 23 सितंबर तक यहाँ आती है, और फिर 23 सितंबर से फिर ये नीचे जाती है, 22 दिसंबर तक यहाँ जाती है, फिर 22 दिसंबर से फिर ऊपर आती है, ऐसे 21 मार्च तक। ठीक है, ऐसे जो है ये होता है। ठीक, अब इसके कारण क्या होता है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक पवन बहती है और शीत ऋतु में पछुआ पवन बहती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में व्यापारिक और शीत ऋतु में पछुआ पवन बहती है। क्यों बहती है, इसको थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं, इस फोटो का थोड़ा सा साइज कम करके समझाएंगे। ठीक है, ताकि आपको पूरा चित्र एक स्लॉट में दिख जाए। चलिए, तो आपको अब ये पूरा चित्र एक स्लॉट में दिख रहा होगा, थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत होगी क्योंकि ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आप बात को समझिए। देखिए, ये हमारी जो है इक्विनॉक्स की स्टेज है। ठीक है, जब विषुवत रेखा पर हमारा जो अब नॉर्मल कंडीशन है, जो विषुवत रेखा पर हमारा जो है लो प्रेशर बनता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि इसका उत्तरायण भी होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा सूर्य की सीधी किरण नहीं पड़ती, थोड़ा सा ऊपर यानी कर्क रेखा, थोड़ा सा नीचे मकर रेखा पर भी पड़ती है। ठीक है, अगर कर्क रेखा की ओर उत्तरायण होगा, जब उत्तरायण होगा तो मान लो यहाँ पर ये अब सूर्य की सीधी किरण पहुँच गई, तो लो प्रेशर यानी ITCZ हमारा बना यहाँ पर, तो लो प्रेशर बना ये हमारा लगभग 15 डिग्री पर। तब जो सूर्य की मतलब हवा जो थी हमारी, पछुआ पवन नॉर्मल में हमारी ऐसे चल रही थी, यहाँ से यहाँ के मिल रही थी, लेकिन अब ये हवा जो हमारी है, ये हमारी हवा जो है ये 0 डिग्री पहुँचेगी, और 0 डिग्री के बाद में आपको बताएं कि उत्तरी गोलार्ध में हमारा जो है क्लॉकवाइज हवा चलती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारा ये इधर चल रही थी क्लॉकवाइज होने के कारण, लेकिन अब पहुँच गई कहाँ, 0 डिग्री के बाद उत्तरी गोलार्ध में, तो ये मुड़ जाएगी किधर की ओर, ऐसे ये मुड़ जाएगी किधर, उत्तरी गोलार्ध में पहुंच के। देखो ये हवा मुड़ जा रही है ऐसे, ये हवा जब ऐसे मुड़ जा रही है, जैसे मान लीजिए ये हमारा गोला था। ठीक है, 0 डिग्री पे हमारा लो प्रेशर पहले बन रहा था। ठीक, लेकिन इसका उत्तरायण हो गया, मान लो पहुंच गया हमारा 15 डिग्री पर। ठीक है, तो हवा जो पहले चल रही थी वो हमारी कुछ ऐसे चल रही थी, ये 0 है, ये 30 है। ठीक है, हवा पहले चल रही थी ऐसे, ओफो, 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये हमारा 30 डिग्री है। पहले हवा चल रही थी कुछ ऐसे। ठीक है, इधर से हवा ये चल के आ रही थी, इधर इधर इधर, इधर हवा ये चल के आ रही थी, इधर इधर इधर। ठीक, लेकिन अब कंडीशन थोड़ी सी गई बदल। क्या कंडीशन बदल गई कि अब जो है ये 0 डिग्री यहाँ जो है, जहाँ यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा था इसलिए हवा चल रही थी, अब लो प्रेशर बन गया यहाँ पर। अब लो प्रेशर जब ऊपर की ओर बढ़ गया, लो प्रेशर जब ऊपर की ओर बढ़ गया तो हवा हमारी जो यहाँ तक आ रही थी, ठीक ऐसे आ रही थी, अब ये 0 डिग्री को करके पार पहुंच जाएगी कहाँ, 15 डिग्री पर यहाँ। लेकिन वैसे तो ये ऐसे सीधे सीधे पार कर जाए, लेकिन ऐसे सीधे सीधे पार कर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम लोग पहुंच गए कहाँ, 0 डिग्री के उस पार, यानी कहाँ पहुंच गए, नॉर्थ गोलार्ध में। और नॉर्थ गोलार्ध में जब पहुंच जाते हैं तो वहां पर जो है इधर जो है हमारा क्या चलता था, क्लॉकवाइज मूव कर रहा था, कोरियलिस बल के प्रभाव से इधर एंटी क्लॉकवाइज, यानी ये इधर जा रही थी लेकिन ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। और जब ये 0 डिग्री पार करेगी तो ये हमारा क्या करेगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी। क्या करेगी, इधर की ओर मुड़ जाएगी। चलिए मुड़ आते हैं,
तो ये हमारा इधर की ओर मुड़ जाएगी, तो कुछ ऐसे चलेगी। आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा कैसे ये काम करता है। ठीक है, पहले 0 डिग्री तक गया ऐसे, उसके बाद ये ऐसे मुड़ गया। ठीक, ऐसे मुड़ गया। अच्छा, जब हम बात करते हैं भारत की, मान लो पृथ्वी है ये 0 डिग्री है, और भारत हमारा स्थित कहाँ पर है, यहाँ पर कहीं भारत स्थित है, क्योंकि भारत का जो सबसे निचला बिंदु है वो कितने पर है, 6 डिग्री पर है। ठीक है, 6 डिग्री पर है, 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ये हमारा 0 डिग्री है, सबसे दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट पर है। अच्छा, अब जब इसका जो है क्या हो गया, 15 डिग्री तक ये पहुंच गया, मान लो इसका उत्तरायण हो गया। तो उत्तरायण होता है यानी उस समय हमारे यहाँ क्या आती है, गर्मी आती है। जब गर्मी आती है तभी ये उत्तरायण होता है। हवा हमारी यहाँ से टकरा के ऐसे चलती है, यहाँ से टकरा के ऐसे चलती है, और यहाँ हमारे जो है अरब सागर, यहाँ हमारे जो है बंगाल की खाड़ी है। और इसी कारण जो है हमारे ये भी एक कारण है कि ग्रीष्म ऋतु में हमारे यहाँ क्या आता है, मानसून आता है। इसका ये भी एक कारण है कि हवा जो हमारी है वो कहाँ से आने लगती है, हवा हमारी आने लगती है जो है अब चेंज होकर के कैसे, वैसे हमारी हवा जो चल रही है नॉर्मल डेज में कुछ ऐसे चल रही थी। ठीक है, नॉर्मल डेज की हवा कुछ हमारे ऐसे चल रही थी, लेकिन जैसे ही हमारे यहाँ गर्मी आई, इसका लो प्रेशर का उत्तरायण हुआ और लो प्रेशर पहुँच गया यहाँ। लो प्रेशर जब यहाँ पहुँच गया और भारत बना हुआ है यहाँ, ठीक है, भारत बना हुआ है यहाँ, तो हवा पहले तो ये ऐसे जाएगी, लेकिन उसके बाद फिर ऐसे मुड़ेगी, यहाँ ऐसे जाएगी। तो जो भारत हमारा ऐसे बना हुआ है, ठीक है, भारत हमारा कुछ ऐसे मान लो ये बना हुआ है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे हैं, ये भारत मान लो हमारा ये ऐसे बना हुआ, चतुष्कोणीय आकृति है, डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे ये अरब सागर बह रहा है, यहाँ हमारे बंगाल की खाड़ी बह रही है। ठीक है, हवा पहले चल के आ रही थी कुछ ऐसे, ठीक है, पहले हवा चल के आ रही थी यहाँ तक ऐसे, ठीक है, यहाँ से हवा ऐसे आ रही थी। तो हमारी ये हवा जो थी ये स्थलीय थी, ये भी हवा हमारी जो है हमारे तक पहुँच नहीं रही थी। ठीक है, तो इसी कारण जो है जब ठंडी थी तो वर्षा हो नहीं रही थी मानसून के कारण, लेकिन जब हमारी जो है गर्मी आई तो ये हवा ऐसे मुड़ के पहुंची। जब ऐसे मुड़ के ये हवा पहुंचने लगी, ऐसे मुड़ के ये हवा पहुंचने लगी हमारी, ऐसे मुड़ के ये हवा पहुंचने लगी, तो ये पानी लेकर के पहुंचेगी, और पानी लेकर के पहुंचेगी तो यहाँ पर क्या करेगी, वर्षा का जो है कारण बनेगी, और मानसून आने का कारण ये भी एक हमारा हो जाएगा, हवा भी। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक हमारा कवर हो गया। कल आपको वर्षण पढ़ाएंगे और उसके बाद में भारत का मानसून जो हमारा आपको पढ़ते रहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये सारी चीज़ें कल आपको परसों आपको पढ़ा दी जाएंगी। 2 दिन की ज्योग्राफी और बची है, बस ये लास्ट 2 टॉपिक आपको और पढ़ने हैं। इसके बाद आपका जो है एक साइक्लोन का टॉपिक है, अगर हमें लगेगा कि वो इसमें से कुछ आने लायक है इंपॉर्टेंट तो उसको पढ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा आपका जो है अब जियोग्राफी खत्म हो गया और हम मूव करने वाले हैं साइंस की ओर। साइंस में आपको पढ़ाया जाएगा कौन कौन सी सैटेलाइट्स हैं, मतलब स्पेस साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये सारी जितनी भी आपकी डिफ़िकल्ट साइंस वाली पोर्शंस हैं जो कठिन रहते हैं, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल रहता है, उनके बारे में करंट से अपडेट करके आपको पूरा साइंस एंड टेक पढ़ा दिया जाएगा। बाकी आपको जितने भी साइंस सरल वाली पढ़नी है वो आप लूसेंट पढ़ लीजिए, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, जिससे क्वेश्चन आते हैं वो हम पढ़ा देंगे, और जो बहुत आसान क्वेश्चन आ जाएगा अगर, तो आप लूसेंट उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।